नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया। 1 अप्रैल से भारत इंडिया बदल रहा है। जी हां, देश में कई नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे। एक तरफ कुछ सस्ता होगा तो कुछ महंगा होगा, कुछ नियमों का लॉन्ग टर्म असर भी होगा, लेकिन ज्यादातर नियम आम आदमी को फायदा पहुंचाने वाले साबित होंगे, जैसे कि BS4 नॉर्म्स का लागू होना, रेलवे में विकल्प स्कीम का लागू होना। तो चलिए इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि आखिर 1 अप्रैल से इंडिया में क्या होंगे 10 बड़े बदलाव। और इस खास शो में हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1 अप्रैल से कौन से वो 10 बड़े बदलाव हैं जो होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसकी लिमिट 3 लाख थी, लेकिन इसे घटाकर 2 लाख कर दिया गया। दूसरा, 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर टैक्स 10% से घटकर 5%, और बिना झंझट आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। गार लागू होगा। विदेशों से निवेश पर टैक्स की पुख्ता व्यवस्था की भी तैयारी यहां पर सरकार ने कर ली है। साथ ही साथ देखिए, 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं, जो अब तक आप बदल सकते थे, आज उसकी आखिरी तारीख थी, कल से आप इन्हें यहां पर नहीं बदल सकते। SBI का एसोसिएट बैंकों के साथ मर्जर होगा, जिसके बाद ये देश के 50 बड़े बैंकों में, दुनिया के 50 बड़े बैंकों में SBI का नाम यहां पर जुड़ जाएगा। BS4 नियम लागू होंगे, यानी कि आज के बाद से BS3 की जितनी भी गाड़ियां थी, इन्वेंट्री करीब यहां पर खत्म हो गई है। कंपनियों ने भारी डिस्काउंट दिए, जिसके बाद सेल हो गया है, और अब कल से सिर्फ BS4 की गाड़ियां यहाँ पर सेल होंगी, साथ ही साथ रजिस्टर भी होंगी। रेलवे की विकल्प स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्या है विकल्प स्कीम, ये भी आपको विस्तार से यहाँ पर बताएंगे। और रिलायंस जियो का कमर्शियल लॉन्च, इससे भी जुड़ा हर अपडेट आपको यहाँ पर देंगे। और सबसे अहम, फेसबुक यूजर्स के लिए कई स्मार्टफोन्स पर फेसबुक नहीं चलेगा। विस्तार से ये खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 अप्रैल से देश में जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा ये टैक्स स्ट्रक्चर, आप देखिए। 1 अप्रैल से बदलेगा इंडिया, टैक्स स्ट्रक्चर में होगा बदलाव। 1 अप्रैल से देश में टैक्स स्ट्रक्चर बदलेगा, तो उसके साथ साथ आपकी टैक्स की देनदारी भी बदलेगी। किसी के लिए टैक्स का नया स्लैब कुछ रियायतें लेकर आएगा, तो कुछ लोगों की देनदारी भी बढ़ेगी। अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच है, तो आपको 10% के बजाय 5% टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं 3.5 लाख रुपए सालाना आय वालों के लिए टैक्स रिबेट घटकर 2,500 रुपए होगा, जबकि पहले 5 लाख रुपए तक की आय पर 5,000 रुपए की रिबेट मिलती थी। वहीं जिन लोगों की सालाना आय 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उन्हें 10% का अतिरिक्त सरचार्ज चुकाना होगा, जबकि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आय वालों को पहले की तरह 15% सरचार्ज देना होगा। इसके साथ ही घर खरीदने वालों को बजट में बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सरकार ने प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। घरों के लिए कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया है। वहीं कैपिटल गेन्स टैक्स की सीमा 3 साल से 2 साल की गई है। इसके साथ ही छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत दी गई है। छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इसके बाद 50 करोड़ रुपए से कम कमाई वाली कंपनियों का 5% टैक्स कम हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स की देनदारी भी कम होगी। LTCG टैक्स का बेस ईयर अप्रैल 1981 से बदलकर अप्रैल 2001 होगा। वहीं कैपिटल गेन्स को बॉन्ड्स में दोबारा निवेश करने पर टैक्स में रियायत मिलेगी। NHAI REC बॉन्ड्स के अलावा भी टैक्स रियायतें मिलेंगी। साथ ही RGESS यानी राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के तहत ज्यादा टैक्स रियायतें मिलेगी। 1 अप्रैल 2017 को छूट लेने वालों को अगले 2 साल तक छूट जारी रहेगी। यानी 1 अप्रैल से होने वाले बदलावों में से कई बदलाव आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काले धन पर बड़ी चोट करने और कैश ट्रांजैक्शन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट को 2 लाख कर दिया, यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये कानूनन जुर्म होगा। एक अप्रैल से बदलेगा इंडिया, 2 लाख रुपए तक ही कर पाओगे कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप घर या महंगी ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। जरा सी चूक आप पर भारी पड़ सकती है। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख रुपए करने का फैसला किया है, यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को अवैध माना जाएगा।
इसके साथ ही अगर दुकानदार तय लिमिट से जितना ज्यादा कैश लेगा उसे उतनी ही पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। यानी दुकानदार ने 4 लाख रुपए कैश में लिए हैं तो उसे 4 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसने तय लिमिट से ज्यादा कैश लिया है। ये पेनल्टी उसे चुकानी होगी जिसने कैश लिया है। साफ है कि कोई भी शख्स 2 लाख रुपए से ज्यादा का सिंगल कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति किसी इवेंट पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। यानी अगर शादी या दूसरे किसी मौके पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी नोटबंदी के बाद भी मोदी सरकार की काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपके लिए टैक्स रिटर्न भरना परेशानी भरा काम है? तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 1 अप्रैल से आपके लिए ITR केवल 1 पेज का होगा, यानी कि 1 पेज का टैक्स रिटर्न आसानी से आप भर पाएंगे और वो भी बिना किसी दिक्कत के। 1 अप्रैल से बदलेगा इंडिया, बिना झंझट भरो रिटर्न, 1 पेज का ITR। अगर आपकी सालाना आय 50 लाख रुपए से कम है तो 1 अप्रैल से आपके लिए ITR भरना बेहद आसान होगा। अब आप केवल 1 पेज में ही सारी जानकारी देकर ITR भर पाएंगे। ऐसा करने का सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स रिटर्न के दायरे में लाने का है। साल 2016-17 में जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें ITR भरना होगा। ये नियम केवल उन्हीं पर लागू होगा जिनकी सैलरी 50 लाख रुपए से कम है। हालांकि बजट में सुझाव था कि जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए तक है उनके लिए ही 1 पेज का ITR फॉर्म हो। इस दायरे में वो लोग आएंगे जिनकी आय, सैलरी और एक घर के किराए से आती है। जो लोग असेसमेंट ईयर 2018-19 से समय पर ITR नहीं भरेंगे उन्हें पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। अगर आप ड्यू डेट से 31 दिसंबर के बीच ITR भरेंगे तो 5,000 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। हालांकि जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है उनके लिए पेनल्टी केवल 1,000 रुपए होगी। वहीं अगर दिसंबर के बाद ITR फाइल की तो 10,000 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है और पहली बार रिटर्न भर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे लोगों के बारे में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है तो कार्रवाई हो सकती है। बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत इजी था। पहले भी एक सरल फॉर्म था हमारा, बट उसके बदले अब ये 1 फॉर्म का अभी तक आया तो नहीं है, बट इट विल बी वेरीफाइड। बट दे आर आस्किंग ऑल दी इंफॉर्मेशन फॉर देम फॉर द सैलरीड पर्सन। मौजूदा ITR फॉर्म 3 पेज का है जिसे 2 साल पहले ही आसान किया गया था और उसमें से विवादित प्रस्ताव भी हटा दिए गए थे, जिसमें आपको विदेश यात्रा और निष्क्रिय खातों की जानकारी भी देनी होती थी। लेकिन अब इसे और भी आसान किया जा रहा है। ऐसा करने का मकसद साफ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न भरें। सरकार के मुताबिक देश में करीब 29 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, लेकिन उनमें से केवल 6 करोड़ लोग ही रिटर्न भरते हैं। देश भर में केवल 76 लाख लोग अपनी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा घोषित करते हैं। इनमें से 56 लाख लोग नौकरी करते हैं। 2016-17 में डायरेक्ट टैक्स के तौर पर 8.74 लाख करोड़ रुपए की रकम जमा हुई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 14.1% ज्यादा थी। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। विदेशी निवेशकों पर 1 अप्रैल से जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी कि गार लागू हो जाएगा। गार लागू होने पर ऐसे निवेश या सौदे जो केवल टैक्स बचाने के लिए किए गए हों उन पर टैक्स वसूला जाएगा। गार के लागू होने से टैक्स हेवेंस यानी कि टैक्स बचाने वाले ठिकानों से निवेश को रोकने में मदद मिलेगी। शेयर मार्केट में आने वाले निवेश का बड़ा हिस्सा विदेशी निवेशकों की ओर से आता है। बीते बरसों में मॉरिशस जैसे टैक्स समझौते वाले देशों से शेयर बाजार में पी नोट से सबसे ज्यादा निवेश आया है। अब गार लागू होने से इस रूट से आने वाले निवेश पर असर पड़ सकता है। पी नोट से निवेश करने वालों को साबित करना होगा कि उनका मकसद टैक्स बचाना नहीं है। गार 3 करोड़ से ज्यादा की टैक्स छूट क्लेम करने वालों पर लागू होगा। अगर ये साबित हो जाए कि निवेश टैक्स बचाने के लिए किया गया है तो टैक्स संधि के बाद भी छूट नहीं मिलेगी। हमें कुछ असर आते दिखता नहीं है और आप देखिए काफ़ी FIIs ने पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करने बंद कर दिए थे। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और हमें कोई इमीडिएट इम्पैक्ट मार्केट पे आता नहीं दिखता है। गार का असर केवल शेयर मार्केट के सौदे पर ही नहीं लागू होगा, दूसरे व्यावसायिक सौदे भी इसके दायरे में आएंगे। गार ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, सिंगापुर और जर्मनी जैसे देशों में पहले से लागू है।
भारत में भी गार को 1 अप्रैल 2014 से लागू होना था, लेकिन विदेशी निवेशकों में हिचकिचाहट से ये टलता रहा। गार इसलिए लाया गया ताकि न केवल विदेशी निवेशक बल्कि भारतीय कंपनियां भी टैक्स बचाने के लिए टैक्स संधि के देशों का रूट न अपनाएं। गार का दुरुपयोग ना हो, इसलिए सीनियर इनकम टैक्स अधिकारी ही मामलों को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारी समिति को भेजेंगे। इंडिया का रेपुटेशन ऐसा है कि while what is been provided and how it is implemented on a ground reality, there is an always a difference. इसलिए जो थ्रेट है और जो टेंशन जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है कि हाउ दिस प्रोविजंस विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड एडमिनिस्ट्रेड। जानकार मानते हैं कि गार लागू होने पर शेयर मार्केट में आने वाली विदेशी निवेश में थोड़ी कमी दिख सकती है, क्योंकि जो भारतीय विदेशी टैक्स संधि वाले रूट में पैसा घुमाकर देश में वापस ला रहे थे वो कम हो जाएंगे। लेकिन इकोनॉमी की मजबूत स्थिति और बेहतर रिटर्न के मौके को देखते हुए लंबी मियाद में विदेशी निवेशकों की नजर भारत पर बनी रहेगी। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। 1 अप्रैल 2017 से बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रखना अब गैर कानूनी होगा। जिस किसी के पास भी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट मिलेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि इसमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो कि नोटबंदी की अवधि यानी कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान देश से बाहर रहे हों। हालांकि एनआरआई के लिए ये अवधि 30 जून 2017 तय की गई है, यानी कि अब सिर्फ एनआरआई ही पुराने नोट रिजर्व बैंक में बदल सकेंगे और वो भी 30 जून तक। सुनिए प्रकाश प्रदर्शी क्या कुछ आपको और डिटेल दे रहे हैं। वैसे तो 1 अप्रैल 2017 से देश में कई तरह के नियम बदल रहे हैं, लेकिन जहां तक 500 और 1000 के पुराने नोट्स बदलने की बात है उसमें भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। मैं इस वक्त आरबीआई के दफ्तर के सामने हूं और जहां तक पुराने नोट्स बदलने की बात है, आज 31 मार्च है और आज आखिरी तारीख है उन नोट्स बदलने को लेकर। वो लोग जो कि 8 नवंबर 2016 से दिसंबर 2016 के दौरान देश के बाहर थे और जो एनआरआई हैं उनके लिए नोट बदलने की आज आखिरी तारीख है। हालांकि इसमें शर्त ये है कि वैसे एनआरआई जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो 30 जून तक आरबीआई में पुराने नोट बदल सकते हैं, लेकिन जो उसकी सीमा होगी वो 25,000 रुपये होगी नियमों के मुताबिक। इसके अलावा एक अहम बदलाव जो 1 अप्रैल से होने जा रहा है वो ये है कि अगर आम कंज्यूमर के पास, आदमी के पास अगर 10 नोट से ज़्यादा की संख्या मिलती है पुराने नोट्स की, 500 और 1000 की, तो वो एक इलीगल उसे माना जाएगा और एक वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो दर्शकों के लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि वो गलती से भी जो पुराने नोट्स हैं अपने पास उसकी संख्या 10 से ज़्यादा ना रखें। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें बदलाव हो रहे हैं 1 अप्रैल 2017 से। आज जहां तक नोट बदलने की बात है तो आरबीआई के दफ्तर के सामने लोग सुबह से आते रहे। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ अभी भी है। लोग इस इंतज़ार में आए, इस उम्मीद में आए, जो लोग एनआरआई भी नहीं हैं और जो लोग उस वक्त देश के बाहर भी नहीं थे, इस उम्मीद में आए कि शायद उनके पास जो कुछ पुराने नोट्स बच गए थे 500 और 1000 के वो बदल लिए जाएं। लेकिन आरबीआई के नियमों के मुताबिक वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आरबीआई ने बिल्कुल अनुराग, एक और अहम बात यहाँ पर ये कि एसबीआई अपने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक की मर्जर की प्रक्रिया को भी 1 अप्रैल से शुरू करेगा और उम्मीद ये की जा रही है कि इस 3 महीने में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस मर्जर के बाद करीब 1500 से 1600 शाखाएं बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि कई जगह पर बहुत सारी शाखाएं हो जाएंगी। सरकार पहले ही एसबीआई में उसके 5 सहयोगी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक के मर्जर को मंजूरी दे चुकी है। 1 अप्रैल से देश में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है और बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। देश का सबसे बड़ा बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बड़ा हो जाएगा। 1 अप्रैल से जो स्टेट बैंक ग्रुप की जो 5 सहयोगी बैंक है यानी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो जाएगा। और ये जो बिल्डिंग देख सकते हैं मुंबई के अंदर स्थित जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है, और अब सारी ग्रुप बैंक का जो हेडक्वार्टर विलय के बाद यही होगा। हालांकि जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो कस्टमर बाकी 5 सहयोगी बैंक के हैं वो अब पूरे ग्रुप बैंक के कस्टमर बन जाएंगे। और इसके अलावा इस जो सभी कस्टमर्स को एक ही यूनिफाइड चेकबुक मुहैया कराई जाएगी और सारे जो
बैंक अकाउंट्स है वो भी एक तरह से सम्मिलित कर दिए जाएंगे। सरकार का जो मकसद है, जो 5 बैंक थे और भारतीय महिला बैंक को स्टेट बैंक के अंदर मर्ज करने का, कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस की जो लागत है वो कम हो पाएगी और बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसमें भी सुधार होगा, और जो स्टेट बैंक है एक बहुत बड़ा बैंक होगा, सबसे बड़ा बैंक होगा, और विश्व के अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक नामांकित किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम अपडेट के लिए। देखिए, 1 अप्रैल से देश में सिर्फ BS4 नॉर्म्स की गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन होगा या वो बिक सकेंगी। प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए लोगों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। एक अप्रैल से देश में सिर्फ BS4 नॉर्म्स की गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन और बिक्री हो पाएगी। दरअसल प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सियाम की दलील को ठुकरा दिया कि उन्हें BS3 गाड़ियों की इन्वेंट्री बिक्री का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इन्वेंट्री की बिक्री नहीं होने से जो नुकसान होगा वो सेहत पर प्रदूषण के असर से तो कम होगा, लिहाजा स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। दरअसल 2014 में ही सरकार ने BS4 नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन ऑटो कंपनियां BS3 गाड़ियों की इन्वेंट्री बिक्री को लेकर कोर्ट चली गई थी, जिसमें सियाम की दलील थी कि 1 अप्रैल 2017 से BS3 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक की बात थी, बिक्री पर नहीं। लिहाजा उन्हें इन्वेंट्री की बिक्री के लिए 7 से 8 महीने का वक्त दिया जाए। भारत में 17 साल पहले भारत स्टेज यानी BS एमिशन स्टैंडर्ड पहली बार लागू हुआ था। उसके बाद भारत में BS2 नॉर्म्स 2005 में लागू हुआ था, जबकि 2010 में लागू हुआ BS3 नॉर्म्स, और अब 1 अप्रैल 2017 से BS4 लागू होगा। तकनीकी तौर पर BS5 और BS6 में कोई फर्क नहीं है, लिहाजा सरकार ने ऐलान किया कि भारत में 2020 में लागू होगा BS6 नॉर्म्स। वही तो सुप्रीम कोर्ट के BS3 व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन और सेलिंग दोनों पे रोक के बाद किस तरह के माहौल है उसकी आपको जानकारी दे देते हैं। हम फिलहाल अंधेरी चकाला में हीरो मोटोकॉर्प के एक डीलर के शोरूम में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है अपनी बुकिंग्स कराने के लिए। जो 2 व्हीलर्स पे धमाकेदार ऑफर्स उतारे हैं मैन्युफैक्चरर्स ने, उसकी बुकिंग्स के लिए यहाँ पे तमाम लोग जुड़े हैं और यहाँ पर हमसे बात करने के लिए शो के डीलर भी मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का रिस्पांस आप देख रहे हैं पब्लिक की तरफ से जब से आपने ऑफर्स उतारे हैं, कैसा रिस्पांस मिला है और कितना इन्वेंट्री जो पाइल्ड अप था उसमें से परसेंटेज टर्म्स में अब तक बुकिंग हो गई है उसकी। देखिए, रिस्पांस में बोलूँ तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर्स के पास डॉक्यूमेंटेशंस कम है और साइमल्टेनियसली RTO पासिंग के लिए जो टाइम शेड्यूल दिया गया है इट इज़ टू मच लेस, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस करना बोला तो बहुत तकलीफ की बात है। अच्छा है ना, कस्टमर को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मिल रहा है भाई, 12,500 का, लेकिन यहाँ 10,000 मिल रहा है, लेकिन 10,000 मिल रहा है उतना तो बहुत है कस्टमर के लिए ना। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा स्टेप उठाया जो फ्यूचर का पॉल्यूशन कंट्रोल होगा और उसके लिए सबके लिए फायदा ही होगा जी। और रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाते हुए 1 अप्रैल से देश भर में विकल्प स्कीम शुरू करने जा रही है और स्कीम के जरिए उन लोगों को फायदा होगा जिनका ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में है। दरअसल स्कीम के तहत वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेन में कंफर्म सीट लेने का विकल्प होगा। 6 सेक्टर्स में 6 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलने के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे देश भर में लागू करने की घोषणा की है। 1 अप्रैल से भारतीय रेलवे में एक अहम बदलाव होने जा रहा है। टिकटिंग के लिए ये बदलाव होने जा रहा है जिससे रेल मुसाफिरों को बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा रेलवे का दावा है। और बदलाव ये है कि विकल्प योजना को भारतीय रेलवे के सभी रूट और सभी ट्रेन पे लागू किया जाएगा। विकल्प योजना का सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास वेट लिस्टेड टिकट है और आपने विकल्प योजना को चुन रखा है तो अगले 12 घंटे में जो भी ट्रेन में सीट मुहैया होगी, सीट अवेलेबल होगी, उसमें आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। विकल्प योजना का सबसे बड़ा पहलू ये है कि अगर आपने मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में वेट लिस्टेड टिकट है आपकी और अगली ट्रेन मान लीजिए
राजधानी में कंफर्म टिकट मिल रही है तो बिना कोई अतिरिक्त पैसे दिए हुए आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा राजधानी या प्रीमियम गाड़ियों में, और इसके लिए आपको अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं देना होगा। विकल्प योजना को 1 अप्रैल से सभी ट्रेन और सभी रूट पर लागू किया जाएगा और इससे जो लोग वेट लिस्टेड टिकट जिनकी रह जाती है उन लोगों को फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही जो डिमांड और गैप की जो बड़ी खाई है टिकटिंग के लिहाज से, उसको भी कम करने के लिए ये एक अहम कदम माना जा रहा है। रिलायंस जियो 1 अप्रैल से कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब रिलायंस जियो के ग्राहकों को बिल चुकाना होगा। 1 अप्रैल से रिलायंस जियो यूज करने के लिए पैसे देने होंगे। हैप्पी न्यू ईयर ऑफर आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा। जियो प्राइम की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी कंपनियों की तरह ही इसके लिए भी स्टैंडर्ड टैरिफ शुरू हो जाएंगे। जियो के ऑफर भले ही खत्म हो, लेकिन 1 अप्रैल से ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL और BSNL ने जियो प्राइम से भी बेहतर प्लान लॉन्च करने का ऐलान किया है। जियो प्राइम के अब तक 6 करोड़ मेंबर्स बन चुके हैं। जियो प्राइम मेंबर बनने के लिए आपको पूरे साल के लिए वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी 99 रुपए देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप हैप्पी न्यू ईयर प्लान जारी रखना चाहते हैं तो आपको हर महीने 303 रुपए देने होंगे। आपके यूजर्स के हिसाब से रिलायंस जियो ने कई सारे प्लान बनाए हैं। टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्राइस वॉर छिड़ा हुआ है। रिलायंस जियो की एंट्री के बाद दूसरे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी किफायती प्लान पेश कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में 100 करोड़ से भी ज्यादा सक्रिय यूजर्स वाली फेसबुक मैसेंजर ऐप न केवल यूजर्स को कनेक्टेड रखता है बल्कि तमाम दूसरी चीजों की भी सहूलियत देता है। लेकिन अब 1 अप्रैल से तमाम फोन्स पर यह काम करना बंद कर देगा। मार्च खत्म होने के साथ ही फेसबुक और मैसेंजर के पुराने वर्जन से मैसेजिंग सपोर्ट हटा दिया जाएगा। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक मैसेंजर अब कई स्मार्टफोन पर बंद होने जा रहा है। कंपनी ने पुराने वर्जन के ऐप से सपोर्ट बंद करने का ऐलान किया है। इनमें एंड्रॉइड पर फेसबुक ऐप का V55 वर्जन, इसके साथ ही फेसबुक ऐप विंडोज फोन पर बंद हो जाएगी। हालांकि लेटेस्ट आईफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिन यूजर्स के पास विंडोज फोन 8.1 या उससे पुराना वर्जन है तो इनमें भी फेसबुक ऐप का सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। फेसबुक ने पुराने स्मार्टफोन यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। ईमेल के जरिए उन्हें अपने डिवाइस को अपग्रेड करने की सलाह दी गई है। फिलहाल फेसबुक ने हाल फिलहाल में अपने ऐप्स में कई बदलाव किए हैं। फेसबुक ने अपने मैसेंजर ऐप में एक नया फीचर जोड़ा है। इसके जरिए यूजर्स अपनी लोकेशन साझा कर सकेंगे। इसके साथ ही फेसबुक ने स्टोरेज फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की खास बात यह है कि आप इसकी मदद से फोटो, वीडियोस और जिफ इमेज को एक स्टोरी के रूप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे। तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।